हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आ चुका है। और अगर आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब प्यारे दोस्तों, अगली चुनौती जो हमारे पास है वो है मेंस एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली आपका सब्जेक्टिव पेपर है। एग्जामिनेशन की डेट आपको ऑलरेडी मालूम ही है जी। आपके पास लगभग 60 डेज का 2 महीने के आसपास का समय है इसकी तैयारी करने के लिए। तो इसकी तैयारी को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें प्यारे दोस्तों आज मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। आइए फटाफट से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले दुश्मन की रणनीति पे नजर डालते हैं। बेसिकली जो आपका पेपर होने वाला है, 2 महीने का समय लगभग आपके पास है। इस पेपर का जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन का पैटर्न हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आइए पहले उसे समझते हैं और उससे जो चीजें हम निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बताया हुआ है कि जी 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का समय, यानी कि 180 मिनट का समय प्यारे दोस्तों आपको मिलने वाला है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, कोई चॉइस आपको मिलने वाली है नहीं। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे, इनको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो सेक्शन है? सेक्शन ए है आपका, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, बट ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो 80 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन होगा। और सेक्शन बी के अंदर आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे, बट ये 12 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसके आंसर थोड़े और लंबे आपको लिखने पड़ेंगे। तो 120 नंबर का ये वाला सेक्शन आपका होगा। अब देखिए, 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो अगर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करें कि यार एक क्वेश्चन पे कितना समय आपको लगना चाहिए, वो देखने की कोशिश करें। तो जनाब, यहाँ पे आपके जो छोटे वाले 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है जी, 10 क्वेश्चन है। तो ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूं कि यार अगर आप 8 मिनट लगा रहे हो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे, तो कितने ले लोगे आप? 80 मिनट ले लोगे। 80 मिनट यहाँ पे ले लोगे, है ना जी। और ये जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये भी 10 क्वेश्चन है। इसमें मैं कहता हूं आप हर एक क्वेश्चन पे लगभग 10 मिनट का समय लेते हो। तो आप यहाँ पे कितने ले लोगे? 10 क्वेश्चन है तो 100 मिनट का समय आप यहाँ पे ले लोगे। ऐसे 180 मिनट आपके पूरे हो जाएंगे। तो जो आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें इस चीज को कहीं ना कहीं आपको, अभी नहीं बट लॉन्ग रन में, प्रैक्टिस में आपको ये चीज इनकलकेट करनी पड़ेगी कि आपका जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको आप 8 मिनट या उससे भी पहले खत्म करने की कोशिश करें। 7 से 8 मिनट में खत्म करने की कोशिश करें। और जो लंबा वाला है उसको कोशिश करें 10 मिनट में करने की। क्योंकि प्यारे दोस्तों, ये चीज कहनी आसान है बट करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक क्वेश्चन के आंसर को, 12 नंबर का क्वेश्चन है उसको 10 मिनट में लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहता है। तो धीरे धीरे ये वाली चीज भी कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड सोच के चलनी है। अभी के लिए इन सब चीजों पे इतना गौर मत कीजिएगा। अभी के लिए तो आप अपना प्रैक्टिस शुरू कीजिए, आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए, अपना कंटेंट के ऊपर फोकस कीजिए। अभी उन चीजों पे फोकस कीजिए, बट अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये चीजें बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम साथ साथ चल रहा होगा और टाइम के साथ साथ आपको भी प्यारे दोस्तों चलना होगा। तो प्यारे दोस्तों, अब पढ़ाई कैसे करी जाए? तो अभी जो आपकी पढ़ाई है ना, वो होनी चाहिए रीड टू राइट वाली पढ़ाई। तो ऐसे आप पढ़ो कि यार ये जो पढ़ा हुआ है इससे आंसर कैसे लिखूंगा, है ना। अभी आपका मकसद कुछ भी टॉपिक को पढ़ने का ये होना चाहिए कि यार इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे लिखूंगा। लेट सपोज आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का, आप अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है जी अकाउंटिंग को डिफाइन करो, उसका प्रोसेस बताओ, तो आप सोचिए यार इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि यार मैं एक तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख दूंगा, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता क्या है ये चीज बता दूंगा। यहाँ पे मैं ये बता दूंगा कि ये प्रोसेस चलता कैसे है, इसका डायग्राम वगैरह बनाकर आ जाऊंगा। तो ये आपको सोचना शुरू कर देना है। हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए ये सोचिए कि यार यहां से अगर क्वेश्चन बन गया, उसके आंसर में मैं क्या डेफिनेशन लिखूंगा। कोई थ्योरी या किसी स्कॉलर का नाम तो नहीं देना पड़ेगा, कौन सा दूंगा। अगर एग्जाम्पल देना पड़ा तो क्या एग्जाम्पल दूंगा, क्या डायग्राम वगैरह मैं यहाँ पे बना सकता हूँ क्या। तो अपने दिमाग में ना मिनी आंसर आउटलाइन बना लो, एक आंसर की आउटलाइन आउटलाइन सोच लो कि किस तरीके से अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप बनाने वाले हो। क्योंकि सारी चीजें इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न,
है ना। आप सारे क्वेश्चन के आंसर का रट्टा नहीं लगा के जा सकते, बट अपने दिमाग को आप ट्रेनिंग देते रहिए साथ साथ कि क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाना है। तो अगर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन भी आ गया तो उसका आंसर भी आप अपने आप सोच के बना लेंगे। एंड प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि अभी तक आपका जो माइंडसेट चल रहा होगा ना, वो एमसीक्यू वाला माइंडसेट चल रहा होगा कि यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कैसे आंसर तक पहुंचना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, बस ये माइंडसेट चल रहा होगा। अभी आपका लिखने वाला माइंडसेट नहीं होगा, और लिखने में थोड़ा सा ना आलस भी आ जाता है। आराम से मोबाइल पे बैठ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बड़ा मजेदार लगता है, बट जब खुद से पेपर उठा के पेन उठा के आंसर लिखना पड़े, दिमाग को और दौड़ाना पड़े, सोचना पड़े, दिमाग पे प्रेशर डालना पड़े, तो थोड़ी सी दिक्कत तो शुरू में आती है। तो अभी आपको ना माइंडसेट को चेंज करना है। देखो माइंडसेट की सारी गेम है। अब माइंडसेट आपका शिफ्ट हो जाना चाहिए सब्जेक्टिव मोड की तरफ कि यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए। अपने आप से पूछना शुरू कर दीजिए कि ये अगर क्वेश्चन आ गया 12 नंबर का तो किस तरीके से आंसर बनाऊंगा। हर एक टॉपिक के बारे में ये सोचना शुरू कर दीजिए कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, क्या इसके हेडिंग्स पॉइंट्स बनाऊंगा मैं, क्या इसका कंक्लूजन दे सकता हूं मैं। तो ये माइंडसेट के अंदर शिफ्ट अभी से लेकर आना शुरू कर दीजिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको इसी पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आंसर राइटिंग की बात हम कर ही रहे हैं तो एक बार आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इस पे भी नजर डाल लेते हैं। देखो, अब आपका जो एक अच्छा आंसर माना जाता है उसके तीन जो कंपोनेंट्स है ना वो होने चाहिए, तीन चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसका जो मेन बॉडी है, मेन चीज जो पूछी जा रही है वो आनी चाहिए, और फिर आपका छोटा सा कंक्लूजन भी आ जाए तो मजा आ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी शादी में जाते हैं तो शुरुआत में फूलों की सजावट होती है, फूलों की सजावट की जाती है, आप आगे चलते हैं तो फिर आपको जो मेन चीजें देखने को मिलती हैं, जो मेन चीज आप एंजॉय करने गए होते हैं, पकवान खाना पीना, मेन बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। और लास्ट में कंक्लूजन में कई बार आपको स्वीट डिश या कुछ पान खाने को भी मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपका आंसर होना चाहिए कि एग्जामिनर को मजा आ जाए, एग्जामिनर को एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन शुरू में देखने को मिल जाए, और फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बनाए हो, अगर कोई एग्जाम्पल कोई डायग्राम यूज हो सकता है तो वो आपने डाला हो, और लास्ट में एक छोटी सी बढ़िया सी कंक्लूजन हो जाए तो एग्जामिनर को मजा आता है और वो खुल के मार्क्स आपको दे सकता है। अब अगर हम बात करें 8 नंबर वाले क्वेश्चन की, तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका जो मेन फोकस है, मेन एम्फेसिस है, आपकी बॉडी पे ही होना चाहिए। अगर हम बात करें 12 नंबर वाले क्वेश्चन की, तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे भी अच्छे से एम्फेसाइज कीजिएगा। अब 8 नंबर वाले में क्योंकि वर्ड लिमिट भी कम है, आपको 125 वर्ड्स के अंदर अंदर आंसर लिखने रहते हैं, तो फिर वहां पे आप ज्यादा फोकस अपना बॉडी पे ही कीजिए। कई जगह आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को आप स्किप करना चाहते हैं तो 8 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए आप वो भी कर सकते हैं, बट 12 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको हर चीज पे प्रॉपर ध्यान देना होगा। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं ऐसी चीज पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट रहती है, उनकी दुखती रख रहती है, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब देखो, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स तो हैं ही है, अकाउंटिंग के हैं, इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, तो वहां से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जरूर उठकर आपके पेपर में आ सकते हैं। बट देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप बहुत ज्यादा अगर डर रहे हैं, आपको डर ही सता रहे कि यार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो मेरे से होंगे ही नहीं, निकलेंगे नहीं, तो इस डर को कैसे मैनेज किया जाए ये भी एक चुनौती है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ना आपके पेपर में देखो, अगर 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं तो 4 से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। अब 4 से 5 न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो यार जो मुश्किल न्यूमेरिकल बहुत ऐसे वाले बहुत खतरनाक वाले होंगे वो 1 से 2 होंगे, जो बहुत ही खतरनाक नेक्स्ट लेवल वाले न्यूमेरिकल होंगे, और उनके लिए कोई भी एस्पिरेंट फुली प्रिपेयर्ड पूरे तरीके से तैयार कभी नहीं हो सकता। बाकी जो आपके बाकी जो आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे ना, वो डुएबल वाले होंगे कि जिसने प्रिपरेशन करी हुई है, जिसको बेसिक नॉलेज है, जिसने कुछ कुछ बेसिक प्रैक्टिकल्स करे हुए हैं, वो उन सवालों को कर पाएगा। तो आप कम से कम इस कैटेगरी में आ जाएं जो डायरेक्ट हैं, बेसिक हैं, सिंपल वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको कम से कम कर पाए। देखो, इट्स नॉट पॉसिबल कि यार आप हर एक टॉपिक को पकड़ें और उसके 100 न्यूमेरिकल कर लें, बट ये हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कम से कम ऐसे 100 न्यूमेरिकल कर जाएं जो आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, और उसमें से आपका क्वेश्चन आने की, मिलता जुलता क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बन जाए।
और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने आपके कोर्स में अभी रिसेंटली अपलोड कर दिए टॉप 100 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स, जिसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स के हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डाले हैं जो आपके डायरेक्ट हैं और एक्सपेक्टेड है कि यार ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये आए तो ये गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे वाले हमने इंक्लूड कर दिए। बाकी करने को आप हजारों कर सकते हैं, बट हाँ एक जगह आपको लिमिट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं लिमिट लगानी पड़ती है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहते हैं और समय भी कम रहता है, हर चीज करना इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग उसके अंदर करनी है। ऐसा नहीं कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया कि आपको मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया, जैसे आपको बोला गया यार आपको ये डाटा सेट दिया हुआ है, आपको इस डाटा सेट का मीडियन निकालना है। तो ऐसा नहीं आपने मन में कैलकुलेशन कर ली हाँ कि यार ये मीडियन लग रहा है, तो आपने बस वो अपना आंसर वहां लिख दिया, चिपका दिया, ऐसा नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके दिखानी है। आपको लिखना है कि पहले डाटा सेट को आप इस तरीके से अरेंज कीजिए, फिर लिखना है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, फिर उस फॉर्मूला को लगा के आपको आंसर निकाल कर भी दिखाना है और आंसर को हाईलाइट और अंडरलाइन भी कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है, जो भी फॉर्मूला है उसको जरूर दिखाना है। और वर्किंग नोट्स, अब कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वर्किंग नोट बन जाते हैं, जैसे आपका शेयर फोर फीचर का क्वेश्चन आ जाता है, आपका उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है और उसमें एक एंट्री रहती है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो उसका वर्किंग नोट जरूर बनना चाहिए। ऐसे ही कई बार आपके फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ प्रोविजन वगैरह कैलकुलेट करना रहता है, तो उसका वर्किंग नोट जरूर बनना चाहिए। तो जहां वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है, वर्किंग नोट भी आप जरूर बनाइए। न्यूमेरिकल जो है ना, उससे डरिए मत। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, अगर 12 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना और आपने बिल्कुल सही किया है, सब कुछ अच्छे से किया, तो आपको 12 में से 12 भी मिल सकते हैं। बट अगर 12 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब कुछ अच्छे से सब कुछ सही भी करके आओगे, तो भी एग्जामिनर कंजूसी से ही नंबर देगा, तब भी मैक्सिमम आपको शायद वो 8 नंबर ही दे। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर वो आपको आते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं, तो उसमें यार पूरे नंबर लेने का चांस भी रहता है और ये कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्पिटेटिव एज दे सकता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। और साथ ही न्यूमेरिकल के लिए भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हर एक टॉपिक के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि यार ये तो आ गए तो ये तो होनी ही चाहिए आपसे, ये हर कोई कर सकता है और आपको आपको भी आने चाहिए, वो वाले न्यूमेरिकल आप जरूर करके जाइएगा। अब प्यारे दोस्तों आते हैं हैंड राइटिंग के ऊपर। अब सब्जेक्टिव का पेपर है तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा, और लिखने में कई बार तो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, कई बार हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी होती। और कई बार अच्छी हैंड राइटिंग वाले भी जब पेपर में आंसर लिख रहे होते हैं, टाइम भाग रहा होता है, तो जल्दी के चक्कर में गड़बड़ गड़बड़ हैंड राइटिंग लिख देते हैं। सर हैंड राइटिंग अच्छी होगी तभी एग्जामिनर नंबर देगा क्या? देखो हैंड राइटिंग अच्छी होना ये ना एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। हैंड राइटिंग कई लोगों की नेचुरली बहुत अच्छी होती है, स्पेशली कुछ गर्ल्स होती है, लड़कियां होते हैं, तो बहुत अच्छे से बिल्कुल मोती पिरो पिरो के लिखते हैं। तो हाँ बिल्कुल इस चीज का फर्क तो पड़ता है, एग्जामिनर को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, तो सही चीजें इस आंसर में मेरे को देखने को मिल सकती हैं। बट इट्स ओनली वन पार्ट ऑफ योर आंसर ना। अब आंसर में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी वाली नहीं है, तो फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, यानी कि सामने वाला पढ़ सके, एग्जामिनर पढ़ सके। ऐसी हैंडराइटिंग नहीं होनी चाहिए जो आपको केमिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन की तरह पढ़वाने जाना पड़े, वैसी हैंडराइटिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसी हो जो बस एग्जामिनर को समझ आ जाए, वो पढ़ सके। आप कैसे ऐसी हैंडराइटिंग लिख सकते हैं? देखो आप अगर थोड़ा सा खुला खुला लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो अपने आप आपका जो प्रेजेंटेशन है अच्छा लगेगा, आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी लगेगी। अगर आप हेडिंग्स वगैरह जो है ना प्रॉपर अपने आंसर में बना लेंगे, उनको अंडरलाइन कर देंगे, तो भी बड़ा साफ सुथरा लगता है, तो भी अच्छा लगता है आंसर को देखना। और मार्जिन वगैरह साइड में छोड़ देंगे, तो पेज के दोनों साइड पे अगर आप कुछ मार्जिन भी छोड़ देंगे ना और बिल्कुल सिमेट्री से बीच में लिखा होगा, तो वो भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन की पहचान हो जाती है। तो मुद्दे की बात यह है कि यार पेज पे खिचड़ी नहीं पकानी है, बहुत ज्यादा काटे पीटी नहीं करनी है। आप प्रॉपर स्पेसिंग छोड़िए, जहां छोड़ सकते हैं हर एक पॉइंट के बाद स्पेस छोड़िए। आप प्रॉपर वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़िए। उससे अपने आप आपका जो आंसर है ना वो अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा, राइटिंग ठीक ठाक भी होगी, तब भी चल जाएगा। प्यारे दोस्तों बात है अगले मुद्दे की बात पे, विच इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग।
जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है, समय भाग रहा होता है, हमें बहुत जल्दी हो जाती है और जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा होता है और हम कुछ लिख और देते हैं, ये गड़बड़े हो जाती है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, थोड़ा सा समय जरूर लगाइएगा कि आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और एक स्ट्रक्चर अपने मन में बना लें कि यार इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मैं लिखने वाला हूं। तो थोड़ा सा समय, 30 सेकंड दीजिए, चाहे 1 मिनट का समय दीजिए, बट थोड़ा सा समय जरूर दीजिए सोचने के लिए कि यार पूछ क्या रहे और मेरे को लिखना क्या है। अगर आप बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर दोगे ना तो बीच में फंस जाओगे, आपको फिर बीच में फंस जाओगे, समझ नहीं आएगा इसके आगे क्या लिखूं, इसके पीछे क्या लिखूं, बिल्कुल फंस जाओगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के अपने आंसर को लिखिए। एक अप्रोच जो मैं कई बार फॉलो किया करता था अपने सब्जेक्टिव पेपर्स को देते हुए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब भी आपको कोई क्वेश्चन आया तो आप पहले क्या कीजिए, उसका ढांचा तैयार कर लीजिए। आप एक छोटा सा 1 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर जो पॉइंटर्स है ना उनकी हेडिंग हेडिंग लिख लीजिए। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस आप लिख रहे हैं तो हेडिंग बना लीजिए आइडेंटिफाइंग दी ट्रांजेक्शंस, और उसके आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। फिर आप लिख दीजिए रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शंस, और फिर आप थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। फिर आप समराइजिंग लिख लीजिए और फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। तो हेडिंग हेडिंग लिख के अपना एक्सप्लेनेशन लिखने का जगह छोड़ दीजिए, एक बार पॉइंटर्स बना लीजिए और लास्ट में अपना 1 लाइन का जो कंक्लूजन है वो डाल दीजिए। और एक बार ऐसे कर लीजिए, एक बार आप अपने सारे पेपर को भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप फ्रेश माइंड से ना एक बार अपने हेडिंग्स बढ़िया तरीके से बना लेते हो, और फिर एक्सप्लेनेशन जो अंदर का मसाला है वो आप आराम से भर सकते हो, उसको तो बस भरना ही है। क्योंकि ये चीजें होती हैं भरने वाली, और मेन नंबर होते हैं आपके हेडिंग के, कि हेडिंग अगर सही लिखी है तो अंदर वाली चीज पे इतना फोकस नहीं किया जाता। हेडिंग के बेसिस पे ही एग्जामिनर को आइडिया लग जाता है बच्चा कितना पानी में, इसको कितनी नॉलेज है, और आपको नंबर मिल जाते हैं। तो आप ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, देखो कई बार क्या होगा ना, आप पहला पॉइंट लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहे होगे, दूसरा पॉइंट ही भूल जाओगे। आप खो जाते हो पहले पॉइंट में ही, दूसरा ही भूल गए। तो इस चीज से ना ये चीज नहीं होती। आप पहले क्योंकि सारे हेडिंग्स लिख रहे हो तो वो भूलने का डर, जो भूलने का खतरा है ना, वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो एक बार फ्रेश माइंड से सारे जो हेडिंग्स हैं पेपर में लिख लीजिए और फिर उनको भर लीजिए। एक ऐसा अप्रोच भी आप फॉलो कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, आप ऐसा करके देखिएगा किसी मॉक टेस्ट वगैरह में, अपने एंड पे जो प्रैक्टिस करेंगे ना उसमें कुछ करके देखिएगा ऐसे, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इसे आगे भी अपना सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही जरूरी चीज, अंडरलाइनिंग ऑफ द कीवर्ड्स। देखो एग्जामिनर लोग जो होते हैं ना, उनके पास समय कम रहता है। उनको पका पकाया अगर दिख जाए आंसर तो बहुत बढ़िया हो जाता है। अब अगर आपने आंसर ऐसा लिखा जिसमें बस आपने लिखता ही गए, लिखते 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 ही गए, ना कोई पॉइंट्स बनाए, ना कोई हेडिंग बनाए, ना हेडिंग को अंडरलाइन किया, ना कोई डेफिनेशन दिया, तो उस केस में एग्जामिनर को आंसर को पढ़ने में, परखने में बहुत समय लगेगा। समय लगेगा तो उसका मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो आपके नंबर खराब होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो आंसर है ना प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, उसमें जो हेडिंग्स आप दे रहे हैं आप उनको अंडरलाइन कीजिए। आप जो टर्म्स यूज कर रहे हैं टर्म्स को अंडरलाइन कीजिए, ताकि एग्जामिनर जो है ना वो चाय की चुस्की के साथ साथ जो ले रहा है वो चुस्की कहीं रुक ना जाए। साथ साथ आपका पेपर में हेडिंग्स चेक होते रहे, अंडरलाइन चेक होते रहे, बीच बीच में कुछ वो नहीं भी पढ़ रहा, डिटेल में नहीं भी जा रहा, उसमें आप ही का फायदा है। क्योंकि देखो जो डिटेल वाले जो हम लिख रहे होते हैं ना, जो अंदर मसाला भर रहे होते हैं, उस मसाले में कई बार गड़बड़े हो जाते हैं, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कई बार कोई और छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है। तो अगर एग्जामिनर को हर चीज पढ़नी पड़ रही है तो वो मिस्टेक्स को गोला मारेगा और आपके नंबर कम करेगा। अगर वो हेडिंग हेडिंग देख रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया तरीके से बना रखे हैं, तो अंदर इतना ध्यान नहीं देगा और आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सर हेडिंग अंडरलाइन करने के लिए हम कोई नीला गुलाबी कोई अलग से अतरंगी सा पेन ले जाएं क्या, नारंगी पेन ले जाएं? जी नहीं। आप अपना जो सिंपल पेन है, जो भी आप ब्लू ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं, तो उसी पेन से आप अंडरलाइन जो है अपने जो कीवर्ड्स है आप उनको कर सकते हैं। बाकी इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो भी आपको जो मिलेंगी, आप उसमें भी एक बार इन चीजों को चेकआउट कीजिएगा। एंड प्यारे दोस्तों, हर एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज होती है प्रीवियस ईयर पेपर। अब दिक्कत यह है कि यूपी एलटी ग्रेड मेंस का कोई प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास है नहीं। तो आप कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, कौन से चेक करें देखने के लिए कि यार इस लेवल पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर बनाता है। तो जनाब यूपी एलटी ग्रेड का तो नहीं है, बट एचपीएससी पीजीटी का सब्जेक्टिव पेपर 2 बार हो चुका है। तो वो वाले पेपर्स हमने अपने कोर्स में भी अपलोड करे हुए हैं, तो आप उन
पेपर्स को एक बार चेक कर सकते हो सो दैट यू गेट एन आइडिया कि यार किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, एग्जामिनर क्या माइंडसेट रहता है और क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए होते हैं, एक्सप्लेन, डिस्कस, इवेल्युएट, क्रिटिकली एग्जामिन, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। तो उन पे भी आप एक बार नजर डालिएगा कि कौन सा वर्ड है तो आंसर किस तरीके का होना चाहिए। जैसे अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन लिख रहे हैं तो रिक्वायर्ड होता है कि आप दोनों पक्ष को इवेल्युएट करें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को इवेल्युएट करें और अपना आंसर अकॉर्डिंगली बनाएं। तो एचपीएससी पीजीटी का जो पेपर है ना, वो आप एक बार जरूर चेकआउट करना। एंड प्यारे दोस्तों, लास्ट में बस एक ही चीज आपको बोलूंगा, सब्जेक्टिव में जो सफलता है ना, वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकती है। तो एटलीस्ट एक आंसर डेली लिखना शुरू कर दो। आप अभी चाहे 8 नंबर वाले क्वेश्चन के हिसाब से लिखना शुरू कर दो और धीरे धीरे 200 वर्ड वाले आंसर्स भी आपको लिखने हैं। डेली एक आंसर आप जरूर लिखा करें, अपने हाथ से पूरा आंसर बनाया करें। उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा राइटिंग हैबिट बनेगी और प्रेशर भी आपका थोड़ा कम जो है होता हुआ आपको दिखेगा। आप धीरे धीरे टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद है ना, अभी सेशन के शुरू में मैंने आपको बोला था कि यार एक क्वेश्चन में टाइम कितना इस्तेमाल करना है। तो धीरे धीरे टाइमर का भी इस्तेमाल शुरू करना, जिसमें आप टाइम सेट कर दें कि यार 10 मिनट के अंदर मेरे को 200 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, फिर ये चीज वहां पे चेक होगी। देखिए, जो आपकी वर्ड लिमिट्स रहती है ना, जो 200 वर्ड की लिमिट है या 125 वर्ड की लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट रहती है। जरूरी नहीं है कि 200 वर्ड तो टच करने हैं या कम से कम 200 वर्ड तो लिखने ही है। आप इससे कम में भी अगर अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, और इससे कहीं ना कहीं टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। सर हमने आंसर तो लिख लिया, बट पता कैसे चलेगा आंसर सही है या गलत है? देखो, आपके कोर्स के अंदर जो आपका सब्जेक्टिव का फुल वाला कोर्स है, जो कंप्लीट वाला कोर्स है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक वाला नहीं, जो कंप्लीट वाला है, उसके अंदर हम एक मॉक टेस्ट विद इवेल्युएशन भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें आंसर्स को इवेल्युएट करेंगे। और उसके अलावा रेगुलरली हमारी लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस भी इस कोर्स के अंदर चल रही हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप इस्तेमाल कीजिए एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आंसर लिखा, उसका फोटो खींचिए, चैट जीपीटी पे डालिए और उसे बोलिए कि मेरे आंसर को स्ट्रिक्टली इवेल्युएट करो, ग्रामर चेक करो, वर्ड्स चेक करो और मुझे बताओ कि कैसे मैं इस आंसर को इंप्रूव कर सकता हूं। तो एआई का जो इस्तेमाल है आजकल सभी कर रहे हैं, हम भी करते हैं, तो यार आप भी भरपूर करिए। तो एआई के इस्तेमाल से आप अपना जो आंसर राइटिंग है उसको बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स के लिए आप हमारे जो कोर्सेज है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एक कोर्स हमारा कंप्लीट कोर्स है सब्जेक्टिव पेपर के लिए, जिसमें आपको क्लासेस, नोट्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर मिलते हैं। इसके अंदर हमारी लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस भी चल रही हैं जी, और इसके अंदर हम एक मॉक भी कंडक्ट करेंगे विद इवेल्युएशन, तो ये वाला आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहिए और मॉक टेस्ट चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए एचपीएससी वाले, तो आप ये सब्जेक्टिव का एक अलग से हमने क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च कर दिया है, तो आप सिर्फ इसको भी ले सकते हैं। बट ध्यान रखिए, इसमें आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगे और इसमें आपका मॉक टेस्ट का इवेल्युएशन आपको नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए एक बार आपको जो हमारा यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स का सब्जेक्टिव पेपर का फुल कोर्स है उस पर एक बार नजर डलवा देते हैं। तो हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको डिटेल क्लासेस, पीडीएफ नोट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स, लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस, ये सब चीजें मिलने वाली हैं। तो इस कोर्स के ऊपर आप आएंगे तो सारी जानकारी तो यहाँ मिल ही रही है। आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके और आपको पैकेज के जो कंटेंट्स है, जो जो इसमें आपको मिलने वाला है, उसकी भी एक झलक आपको मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको थोड़ा इनके बारे में जानकारी दे दूं, बता दूं। एक चीज तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मनी एंड बैंकिंग है, स्टेटिस्टिक्स है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, तो सभी के आपको डिटेल में क्लासेस, नोट्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स जो है वो मिलने वाले हैं। हर एक के मॉड्यूल में आपको मिलेगा। एक आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक अलग से मिल रहा है, जिसमें हर एक टॉपिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं जी। एंड प्यारे दोस्तों, लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस और वीकली लाइव डाउट सेशंस भी आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो जैसे आप लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस पे जाके प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पे आपको ना एक शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। शेड्यूल हमने डाला हुआ है, तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अपने जो लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। एक क्लास हमने ऑलरेडी कर ली है, जिसमें हमने अकाउंटिंग के जो थ्योरी क्वेश्चंस है ना, उनका डिस्कशन किया था, तो वो भी आपके कोर्स में ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसे चेक कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन हमारे पास होने वाला है 23 फरवरी को, और इसके अंदर हम अकाउंटिंग के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप उस सेशन में हमारे साथ जरूर जुड़ पाएंगे इस कोर्स में एनरोल होके। एंड
ये रेगुलरली मॉक टेस्ट चलते रहेंगे और लास्ट में हम एक फुल मॉक भी कंडक्ट कराएंगे जिसमें आपका इवेल्यूएशन भी हम आपको करके देंगे, आपको मार्क्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये सारे कोर्स की जो सारी डिटेल्स है ना, आप एक बार खुद भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा। तो यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स मेंस में अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो खुशी तो बहुत हो रही होगी, बट अब उस खुशी को आगे की जो रणनीति है, आगे की जो स्ट्रेटेजी है, उसमें ट्रांसफॉर्म कीजिए। और प्यारे दोस्तों, अपना जो प्रिपरेशन है वो आज से ही शुरू कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।